जय हिंद। वेलकम टू नमित मिश्रा मैथ्स यूट्यूब चैनल। आप सभी का नमित मिश्रा मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है और एक क्लास 8 का चैप्टर है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, ये बहुत पहले ही करने वाले थे लेकिन थोड़ा सा समस्या था इसलिए अभी लेट से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो है एक चीज़ हम यहाँ पे आते हैं, दिया हुआ था सारणी 6.1। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि दिया हुआ है जंतु और उनके संतति यानी कि बच्चे। ठीक है, जंतु और संतति बच्चे, तो यानी जंतु का नाम दिया हुआ है और संतति यानी बच्चे का नाम लिखना है। जैसे मनुष्य का लिखा हुआ है शिशु, वैसे ही बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? तो बिल्ली के बच्चे को कहते हैं कीटन। क्या कहते हैं? कीटन। ठीक है, या इसको बिलौटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलौटा। कीटन या बिलौटा कहते हैं। ठीक है, कुत्ता के बच्चे को क्या कहते हैं? कुत्ता बच्चे को कहते हैं पप्पी। क्या कहते हैं? पप्पी कहते हैं। और क्या कहते हैं? पिल्ला। इसका नाम कहते हैं पिल्ला। तितली के बच्चे को क्या कहते हैं? तितली के बच्चे को कहते हैं कैटरपिलर। क्या कहते हैं? कैटरपिलर। कैटरपिलर। कैटरपिलर कहते हैं तितली के बच्चे को, या इसको लार्वा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लार्वा। मुर्गी का मुर्गी यानी कुक्कुट के बच्चे को चूजा कहते हैं। गाय के बच्चे को कहते हैं बछड़ा। ठीक है, बछड़ा कहते हैं। बछड़ा, मेल को बछड़ा और फीमेल को बाछी। इसको काल्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्फ। मेढक के बच्चे कहते हैं टेडफूल। क्या कहते हैं? टेडफूल कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सिंह के बच्चे को क्या कहते हैं। ठीक है, सिंह के बच्चे को क्या कहते हैं? 9 में। बाघ के बच्चे को क्या कहते हैं? सब कमेंट में आपको बता देते हैं, कौन कौन बताते हैं। और 10 नंबर में पूछते हैं चीता के बच्चे को क्या कहते हैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन, सिंह के बच्चों को क्या कहते हैं, बाघ के बच्चों को क्या कहते हैं, चीता के बच्चों को क्या कहते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो हमें पढ़ना है क्लास 8 का। सबसे पहले आते हैं जनन। देखिए, इसी को जनन कहते हैं, इसी को प्रजनन कहते हैं। इसके पहले हमने क्लास 7 का पढ़ाया था। ठीक है, पौधों में जन्म, ये है जंतुओं में जनन। इस चैप्टर का नाम क्या है? जंतुओं में जनन है। ठीक है, जंतुओं में जनन इस चैप्टर का नाम है। इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन इंग्लिश में कहते हैं, और प्रजनन कहते हैं। ठीक है, सब एक ही नाम है। होता क्या है? तो होता ये है कि जनन क्या है? तो जनन या रिप्रोडक्शन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने समान नए जीव या संतान उत्पन्न करता है। मतलब यह क्या है? यह एक प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस है। जैसे खाना खाना क्या है? खाना खाना एक प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं? खाना को सबसे पहले हाथ से सानते हैं, चावल दाल सब मिलाते हैं, फिर मुंह में लेते हैं, चबाते हैं, फिर अंदर जाता है। पूरा खाना खाना एक प्रोसेस है कि नहीं? वैसे ही वैसे ही जनन क्या है? एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। प्रक्रिया में क्या होता है कि काम शुरू होता है और खत्म होता है, कुछ टाइम लेकर खत्म होता है। वैसे ही है जनन। इसमें क्या होता है? कोई एक जीव जो होता है वो अपने जैसा नया जीव या संतान उत्पन्न करता है। यह बहुत ही जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर यह नहीं होगा तो फिर क्या होगा?
उस जीव का जो है, उस जीव का अंत हो जाएगा। जीव का क्या होगा? अंत हो जाएगा। मान लीजिए मानव अपने जैसा मानव पैदा नहीं करे तो मानव का अंत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक समय के बाद हो जाएगा। बिल्ली अपने जैसा बिल्ली अगर बिल्ली का बच्चा पैदा नहीं करे तो बिल्ली का अंत हो जाएगा नहीं? तो जो प्राणी, जो जीव, या वो पौधा है या जानवर है या कुछ भी है, अगर वो जनन में भाग नहीं लेते हैं, जनन नहीं करते हैं, तो उनका अंत हो जाता है। ठीक है, उनका क्या हो जाता है? उनका अंत हो जाता है। इस बात को जो है ध्यान देना है, ये इसका इम्पोर्टेंस है। फिर जनन क्या है हमने लिखाया, आप इस चीज को सही ढंग से जो है लिख लेंगे। अब जनन कितने प्रकार से होते हैं? तो जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा होता है लैंगिक जनन, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार का होता है जनन। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। देखिए, पौधों में जब हम पढ़ रहे थे, पादप में या पौधों में, तो उसमें भी जो जनन था वो दो प्रकार से था। ठीक है, एक एसेक्सुअल था और एक सेक्सुअल था। इसमें क्या होता है? एसेक्सुअल में क्या है कि एक ही पेरेंट्स होता है, मतलब इसमें दो आदमी पार्टिसिपेट नहीं करता है। अलैंगिक जनन में इसमें दो आदमी पार्टिसिपेट करता है, दो चीज पार्टिसिपेट करता है, दो पौधा का दो भाग पार्टिसिपेट करेगा। और पौधा का बात करें तो ठीक है, जंतु में पार्टनर तो दो पेरेंट, दो मतलब पार्टनर होंगे। जैसे कि अलैंगिक जनन क्या होता है, तो ऐसा नहीं है, एक बात और बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो पौधा में ही सिर्फ अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन जो है पौधा में भी होता है और जंतु में भी होता है। क्या होता है? जंतु में भी होता है। ठीक है, जो कम डेवलप या एक कोशिकीय जंतु हैं उनमें जनरली अलैंगिक जनन ही होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक प्रजनन या जनन, प्रजनन की एक ऐसी विधि है जिसमें केवल एक जनक ही संतान उत्पन्न करता है, मतलब एक ही आदमी रहता है इसमें, दो नई चीजें रहती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख के रखा है एक चीज कि अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न करते हैं। इस चीज को हमने पिछले चैप्टर में बताया था जब पादप में जनन पढ़ाया था। तो फिर यहाँ पे लिख दिया हूँ एक चीज और, यहाँ पे देखिए, पादप के ही तरह कुछ जंतुओं में भी अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। हम पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं पादप में अलैंगिक जनन कैसे होता है। अभी हम जंतुओं में कैसे होता है इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जितना भी प्रकार आपको दिख रहा है ये सब जंतु वाला है। पहला क्या आ रहा है? विखंडन। क्या आ रहा है? विखंडन, यानी कि फीजन। इसमें क्या होता है? तो विखंडन मतलब होता है क्या? विखंडन यानी टूट जाना। देखिए जैसे कि एगो है, जैसे कि अमीबा है। क्या है? अमीबा है। अमीबा, एगो अमीबा था, इसको बोलेंगे पेरेंट अमीबा। ठीक है, जनक अमीबा, जनक यानी पेरेंट। देखिए यह क्या हुआ, थोड़ा सा डेवलप हुआ, हल्का डेवलप हुआ। जैसे इसका ये अंदर वाला क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। केंद्रक है। केंद्रक क्या होता है? पूरा जो ये जो पूरा बॉडी है ना, इसका जितना भी कंट्रोल है वो यहाँ से होगा, केंद्रक से होगा। ठीक है, इस केंद्रक से होगा। तो देखिए केंद्रक दो भाग में बट रहा है ना, बढ़ते बढ़ते दो भाग में बट गया और दो गो डॉटर सेल बन गया, यानी दो गो अमीबा बन गया। एगो अमीबा से दो गो अमीबा नहीं बन गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट होता है वो खत्म हो जाता है। पेरेंट क्या होता है? खत्म हो जाता है। यहाँ पे देखिए पैरामेसियम की बात करें, पैरामेसियम यानी चप्पल के शेप का होता है। किस शेप का होता है? चप्पल का होता है। स्लीपर शेप्ड इसको बोलते हैं। स्लीपर शेप्ड ऑर्गेनिज्म अगर पूछेगा कि चप्पल के आकार का कौन सा जीव होता है तो पैरामेसियम का नाम लेंगे। ठीक है, अमीबा का जो एक बात बताना है कि अमीबा का क्या होता है कि जो आकार होता है ना वो फिक्स नहीं होता है। आकार क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। फिक्स नहीं होता है इसका आकार। इसका आकार क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, हमेशा अपना शेप बदलते रहता है अमीबा।
तो इसका आकार फिक्स नहीं होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। पैरामेशियम जो है चप्पल के शेप का है। देखिए यहाँ पे इसका, यहाँ पे न्यूक्लियस है, केंद्रक है, हल्का हल्का पतला हुआ, लंबा होकर दो पैरामेशियम का अलग अलग बन गया, बाद में दो बन गया पैरामेशियम। ठीक है, यही बात बोला जा रहा है। दिया है एक जीव दो या अधिक भागों में टूट जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दो ही दिख रहा है, लेकिन दो तीन में टूट सकता है। ठीक है और प्रत्येक भाग एक नया जीव बन जाता है। उदाहरण में क्या है, अमीबा, पैरामेशियम, प्रोटोजोआ। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से लिखेंगे, अपने नोटबुक में लिखेंगे। आप नोट्स बना ही रहे होंगे जैसे हमने पहले बताया आपको। 2 नंबर आता है मुकुलन। क्या आता है मुकुलन? यानी बर्डिंग। क्या है? बर्डिंग। जनक के शरीर पर एक उभार या मुकुल निकलता है जो विकसित होकर नया जीव बनता है और फिर अलग हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, हाइड्रा और स्पंज। हाइड्रा और स्पंज। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये हाइड्रा का है, यहाँ पे एक छोटा सा उभार निकला, हल्का सा बड़ा हो गया, इसको बर्ड कहते हैं। बर्ड माने कली कहते हैं। ठीक है, और फिर बाद में एकदम बड़ा सा जैसा ई है वैसा ही यहाँ पे बन गया। बाद में क्या हुआ, टूट करना, फिर ऐसा ही एगो इतना टूट जाएगा और टूट कर जो है जमीन पर गिर कर ऐसा ही एक और बन जाएगा। एक से दो बन गया, तो बस हो गया, जनन हो गया। एक है पुनर्जनन। क्या है? रीजनरेशन, पुनर्जनन है। शरीर के कटे हुए शरीर के कटे हुए हिस्से से नया जीव विकसित होता है। मतलब क्या है? उदाहरण क्या है, प्लेनेरिया, चपटे कृमि, स्टारफिश, समुद्री तारा। इस समुद्र में रहता है सब। प्लेनेरिया देखिए कट गया, 3 भाग में कट गया और कट के तीनों एक वो बन गया। देख रहे हैं, पहले डेवलप नहीं हुआ। कोई बोलेगा कि सर यही काम तो फ्यूजन में भी हो रहा था। नहीं, फ्यूजन में देखो पहले ही डेवलप हो गया, पूरा तरह डेवलप हो गया, तब टूट के अलग हुआ ना। इसमें देखो क्या हो रहा है, पहले एगो था 3 भाग में, माथा, पेट, पूंछ टूट गया, फिर टूट के क्या हुआ, अब यहाँ से वैसा ही एकदम बन गया। देख रहे हो, यहाँ से वैसा ही बन गया। ठीक है, यहाँ से वैसा ही क्या हुआ, बन गया। वही चीज यहाँ पर भी है, वही चीज यहाँ भी हो रहा है। पहले 2 भाग में टूटा, फिर दो अलग अलग स्टार फिश बन गया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रीजनरेशन। क्या कहते हैं, रीजनरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सॉरी 4 नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, सॉरी 4 नंबर टॉपिक है। अनिस अनिषेक अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। बिना निषेचन के अंडे से नए जीव का विकास होना। जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि जब होगा ना तो क्या होगा कि निषेचन होता है। जब मेल मेल मने नर का और मादा का, जब दोनों चीजें मिलेंगी, ठीक है, तो दोनों मिलकर निषेचन होगा। तो बिना निषेचन के अंडे से नए जीव निकल जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। तो ये भी अलग एक जनन हो गया, क्योंकि निषेचन होगा तो इसमें दो चाहिए, नर और मादा चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, निषेचन नहीं हो रहा है, नहीं चाहिए। उदाहरण क्या है, कुछ मछलियां हैं जहाँ पे एक होता है, और एफिड यानी कीड़े हैं, कुछ छिपकलियां भी हैं जिसमें पार्थेनोजेनेसिस से जनन होता है। तो हमने आपको 4 प्रकार का जो है, ये और भी होते हैं, 4-5 और होते हैं, 5-6 प्रकार के होते हैं, लेकिन 4 ही काफ़ी है इस क्लास के लिए, जिस क्लास के लिए हम पढ़ रहे हैं, क्लास 8 के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप दूसरे किसी भी क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, फिर भी मैं अच्छे से और उससे कहीं ज़्यादा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो बुक्स से ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि जो बुक्स में मैं उतना ही बता रहा हूँ, ये सब उतना चीज़ जो बुक्स में नहीं है, आप खुद जब बुक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे। फिर भी मैं आपको अच्छे से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए लाइक शेयर करते रहिएगा। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन पे बात करते हैं। एज को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेन रूप से यही चीज पढ़ना था हमको इस टॉपिक में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें
दो पेरेंट्स भाग लेंगे, पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स कितने होंगे, दो होंगे, पेरेंट्स कितने होंगे, पेरेंट्स दो होंगे, एक होंगे नर, एक होंगे मादा, एक होंगे मेल, एक होंगे फीमेल। ठीक है, तो जाके ये होगा पेरेंट्स में जनक। जीवों में नर और मादा की सहायता से संतान उत्पन्न करने की क्रिया या प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब दोनों की सहायता से होगा ही, एक आदमी की सहायता से नहीं होगा। एग्जाम्पल किसमें ये होता है, तो स्तनधारी, मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, शेर, जिराफ, गाय, बकरी आदि। पक्षी में मुर्गी, मुर्गा, मुर्गी कुछ भी है, कौआ, सब में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं मनुष्य में लैंगिक जनन। क्या पढ़ रहे हैं, मनुष्य में लैंगिक जनन, मनुष्य में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। मानव में नर जनन अंग, मानव में नर जनन अंग कौन सा होता है, यहाँ फोटो में पहले देखिए, यही है नर वाला, नर का ये चीज है, पूरा का पूरा। इसमें सबसे मेन चीज ये होता है, इसको बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं, वृषण। इसी को टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टिस, टेस्टिस बोलते हैं इसको। ठीक है, टेस्टिस बोलते हैं। वृषण को इंग्लिश क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अब देखिए ये टेस्टिस हो गया, यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं शुक्राणु नलिका, और यह है सीसन। क्या है, सीसन। ठीक है, तो यहाँ पर, और यह है देखिए मानव शुक्राणु। क्या है, मानव शुक्राणु, इसको बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म। इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, एक सिर होता है, बहुत छोटा होता है, एक सिर होता है, एक मध्य भाग ये होला होता है, और एक ही पूंछ होता है। ठीक है, पूंछ होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि यह चीज यहाँ पर बनेगा, यह चीज जो है, यह स्पर्म यहाँ बनेगा और इस पाइप से होकर आएगा इसमें, फिर यहाँ से होकर बाहर इजेक्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जो है सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि वृषण, वृषण यानी कि टेस्टिस क्या है, तो अब लिखेंगे क्या कि इसी से या इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है शुक्राणु क्या होते हैं, शुक्राणु लाखों की संख्या में निकलते हैं, एक दो नहीं निकलता है, लाखों की संख्या में निकलता है, लाखों की संख्या में निकलता है। ठीक है, अगली बात क्या है, शुक्राणु जो होता है एकल कोशिका होता है। क्या होता है, शुक्राणु यानी कि स्पर्म एकल कोशिका, एकल कोशिकीय, एकल कोशिकीय होता है। इसका मतलब है कि यूनिसेल, मतलब एक सेल होता है, एक कोशिका होता है शुक्राणु में। मतलब पूरा जो दिख रहा है ना इतना बड़ा, कितना कोई सेल होता है, एक कोशिका होता है। ठीक है, और इसमें समझिएगा कि इसमें एगो सिर होता है, एगो मध्य भाग होता है, एगो पूंछ होता है। ठीक है, ये चीज है। अब सीसन क्या है, पेनिस जो है यह एक मांस का बना होता है। ठीक है,
एक मांसपेशी है, और इसी से ये चीज क्या होता है, बाहर निकलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है पहेली, शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है। पूंछ जो होता है वो किस काम का है, किस काम आता है। तो पूंछ से क्या होता है ना कि पूंछ से ही ये वाला ट्रेवल करता है। क्या करता है, ट्रेवल करता है। मतलब पूंछ की सहायता से जो है यह एक दूसरे से दूसरे जगह जाता है। ठीक है, यह जो है, और इलाकों की संख्या में निकलते हैं, लेकिन कोई एक ही जो होता है जो वहां तक पहुंच पाता है, और पहुंचकर जो ओभम होता है वहां पर निषेचन कर पाता है। ठीक है, आगे इस चीज को देखते हैं। बस हम यहाँ पे आपको ये बता रहे थे क्या क्या होता है। तो एक टेस्टिस दुगो होता है, कई गो होता है, दुगो होता है, वृषण दुगो होता है, ये शुक्राणु नलिका भी दुगो होता है, एगो दुगो। और यहाँ पर जो है ये वाला सीसन यानी कि पेनिस कई गो होता है, एगो होता है, कई गो होता है, एगो, ये होता है एगो। ठीक है, अब आते हैं मानव में मादा जनन अंग। क्या है, मादा जनन अंग। इसमें क्या होता है, पहला नंबर अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय। अंडाशय की संख्या कितनी होती है, दो। कितनी होती है, दो। देखिए वो यहाँ पे है, और ये कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अंडाशय। और इसका काम क्या है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें अंडाणु, अंडाणु को बोलते हैं एक सेल। क्या बोलते हैं, एक सेल। इसमें अंडाणु एक सेल बनता है। ठीक है, बनता है, यहाँ पे बनेगा, और यहाँ से बन के ऐसे यहाँ तक आएगा। यहाँ पे पूरा लेयर में बैठ जाता है, इधर लेयर में आके बैठ जाएगा। ठीक है, नोट में क्या लिखना है कि प्रति मास दोनों, प्रति मास दोनों अंडाशयों, प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक किसी एक अंडाशय, प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक से अंडाशय से अंडाशय से अंडाणु निकलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रत्येक माह दोनों में से निकलेगा। ठीक है, कभी इसमें से निकलेगा तो कभी इसमें से निकलेगा। ठीक ना, और माह में एक बार ही निकलेगा, या माह में, और हर एक माह में अराउंड, मतलब एक माह पर एक बार निकलता है। तो एक दो डेट आगे पीछे हो जाता है, लेकिन हर एक माह आएगा ये। ठीक है, तो इस अंडाशय को बोलते हैं ओभरी। क्या बोलते हैं, ओभरी, OVARY। इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ये गर्भाशय है, इसको बोलते हैं यूटरस, इसको बोलते हैं यूटरस। ठीक है, अब दो नंबर क्या है, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। इसकी भी संख्या कितनी है, दो है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसी के द्वारा या इसी से होकर इसी से होकर अंडाणु अंडाशय से निकलकर गर्भाशय तक आता है।
ठीक है। ए है मानव अंडाणु, ठीक है, इसमें एगो केंद्रक होता है और यही चीज यहाँ से निकलता है और यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और तीसरा नंबर है गर्भाशय। तीसरा नंबर क्या है? गर्भाशय है। यहाँ शिशु का विकास होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ शिशु का विकास होता है। चलिए ठीक है, ये सब चीज़ें हमने लिख लिया और हम थोड़ा हल्का फुल्का समझने का ही प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ होता है, ठीक है, और किसका नाम कैसे क्या किसका नाम है, कौन कितना संख्या में होता है। जैसे कि अब हम प्रोसेस पूरा समझते हैं, ठीक है। हम ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, यहाँ पे सब मिटाते हैं, ठीक है। आप सब कुछ लिख ही लिए हैं, देखिए अब समझाते हैं सही से। यह जो है, यह क्या है? स्पर्म है, यानी कि शुक्राणु है। शुक्राणु बनेगा कहाँ पे? एस यहाँ पे बनेगा और ये चीज़ ऐसे आएगा, एस यहाँ बनेगा, ये चीज़ ऐसे आएगा, इस पाइप के द्वारा इसमें आएगा, फिर उसके बाद से यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यह जो है नर जब चाहेगा तब निकल जाएगा, जब चाहेगा तब निकल जाएगा। एक्चुअली ये अपने टाइम पीरियड पे बनते रहता है हिसाब से, ठीक है, और जब चाहेगा तब निकल जाएगा। तो यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है, और यही चीज़ जो है वही वाला जो है निकला, जो स्पर्म निकला वो यहाँ पे एंट्री मारेगा, ठीक है। यहाँ पे एंट्री मारेगा तो लाखों की संख्या में जाएंगे, लाखों की संख्या में क्या होंगे? स्पर्म जाएंगे अंदर। उसमें से कोई एक स्पर्म जो होगा, यह एक ही निकलता है, स्पर्म जो होगा यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे आएगा किसी से, किसी एक से जो है क्या होगा, किसी एक में जाकर पेंट्रेट कर देगा। और क्या होगा? दोनों का जो, देखिए दोनों में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसमें भी होता है। तो दोनों आकर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आकर कर देगा, एक ही करेगा, बाकी नहीं करेंगे, बाकी उसके बाद फेल हो गए। जो रेस जीतेगा वही यहाँ पर जो है निषेचन कर पाएगा, तो हो जाएगा। उसके बाद से वो चीज़ें क्या होती हैं, कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ज़्यादातर यहीं पे होता है। और यहाँ पे कहीं एक जगह क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये शिफ्ट नहीं हुआ, मान लीजिए कि निषेचित मतलब जाकर नहीं मिला, तो क्या होगा? जितना भी यहाँ पे निकला है, अंडाणु जितना निकला है वो सब यहाँ पे स्टोर है ना। क्या होगा? ब्लड के रूप में हर एक माह में बाहर निकलना चालू हो जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, ठीक है। अगर यह निषेचित हो गया, एक बार हो गया, फिर यह नहीं निकलेगा ब्लड, काम खत्म। अब हम समझते हैं कि निषेचन क्या होता है, ठीक है। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, निषेचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। वही चीज जो मैं बता रहा था, उसके आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक यानी शुक्राणु, ऐसे एक चीज बताना भूल गया कि शुक्राणु का नाम एक और क्या है? नर युग्मक, ठीक है। इसको कहीं लिखा हुआ मिलेगा मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, ठीक है। मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अंडाणु, ठीक है, या एग सेल। इसको स्पर्म, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्म। इसको क्या बोलते हैं? एग सेल। से संलयित होकर, यानी कि दोनों एक दूसरे से मिलकर होता है। वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होता है, यानी मिलता है। जैसे कि यह नर युग्मक है, मतलब मादा युग्मक है, इसमें आकर जो है नर युग्मक मिलेगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। निषेचन कहलाता है। देखिए यहाँ पे फोटो बड़ा अच्छा से दिखाया है, फोटो में देखिए यहाँ पे क्या है? निषेचन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है अंडाणु है, ये पूरा का पूरा अंडाणु है। इसमें क्या हो गया? इसमें आकर जो है शुक्राणु
आया, देख रहे 3 गो आया लेकिन एक गो एंट्री मारा, यह ही मारेगा, काम खत्म, उसको दूसरा नहीं मार पाएंगे। यहाँ पे संलयित केंद्रक, दोनों केंद्रक मिल रहे हैं, एक केंद्रक दो केंद्रक दोनों मिलकर एक बना देंगे। इसके फलस्वरूप जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। तो निषेचन के बाद, जब निषेचन हो गया तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, निषेचन के प्रक्रम में स्त्री यानी माँ के अंडाणु और नर यानी पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माँ का एवं कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होता है। वंशानुगत का मतलब होगा जो हमें अपने पूर्वज से मिलता है, मतलब अपने माता पिता से जो है कुछ लक्षण माँ का कुछ लक्षण पिता का मिलेगा। मान लीजिए नाक हो जाएगा मम्मी के जैसा, मुंह हो जाएगा पापा के जैसा, दांत किसी हो जाएगा पापा के जैसा, ठुड्डी किसी और के जैसा हो जाएगा, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, चूंकि दोनों का मिल रहा है इसलिए दोनों का इसमें होता है, इसमें वेरिएशन संभव है। ठीक है, वेरिएशन मतलब भिन्नता आएगा। अब आते हैं, अब निषेचन 2 प्रकार का होता है। निषेचन कितने प्रकार का होता है, निषेचन जो है, निषेचन ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है आंतरिक, क्या होता है, एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। ठीक है, पहले मैं समझाता हूं आंतरिक और बाह्य क्या होता है। आंतरिक का मतलब ये होता है कि जो निषेचन होगा वो मादा के शरीर के अंदर होगा, और बाह्य में क्या होगा कि मादा भी बाहर अपना अंडा छोड़ देगी और जो नर है वो भी अपना जो शुक्राणु है बाहर छोड़ देगा, दोनों एक दूसरे से बाहर ही मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, और जो है और क्या हो जाएगा कि बच्चे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और आंतरिक में क्या होता है, आंतरिक में होता है कि जो है मादा के अंदर जो नर है वो अपना स्पर्म छोड़ेंगे। ठीक है, से यहाँ पे देखिए आंतरिक निषेचन के बारे में हम लिखे हैं, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर यानी फीमेल के शरीर के अंदर होगा। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि में आंतरिक निषेचन होता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते सब में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन वाले जीवों के प्रमुख उदाहरण यहाँ पे हमने स्पष्ट रूप से लिख कर रखा है। स्तनधारी, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्तनधारी यानी मैमल्स। मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, व्हेल मछली, चमगादड़ आदि क्या है, स्तनधारी। इनमें क्या होता है, आंतरिक निषेचन। पक्षी में कबूतर, मुर्गियां, टर्की सब में क्या होता है, आंतरिक निषेचन। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, सांप, छिपकलियां, कछुआ, मगरमच्छ, इनको सरीसृप कहते हैं। ठीक है, इनमें भी क्या होता है, आंतरिक निषेचन। कीट, इसकी टिड्डी, तितली, सब में क्या होता है, आंतरिक निषेचन। कुछ मछलियां जैसे कि शार्क और कुछ अन्य उपास्थि युक्त कार्टिलेजिनियस मछलियां में भी क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो उपास्थि युक्त का मतलब हुआ कि शरीर पूरी तरह लचीली उपास्थि से बना होता है, मतलब इनके शरीर में क्या होता है, ज्यादा हार्ड वाला हड्डी नहीं होता है शार्क में। ठीक है, तो ये सब क्या है कि ये सब जो है इनमें आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, अब एक चीज जो दिया हुआ था बुक में, प्रखनली शिशु के बारे में दिया था, हमने उसको डायरेक्ट काट के लगा लिया है और मैं आपको बस दिखाता हूँ, इस चीज को समझाता हूँ। क्या आपने प्रखनली शिशु के विषय में सुना है? बूझो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कछुआ में बताया था कि सॉरी कक्षा में सॉरी कछुआ बोल रहा सॉरी कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी, अंडवाहिनी मतलब जैसे ऐसे था ना, ऐसे ऐसे था, फिर ऐसे इधर बना हुआ था और यहाँ से ये था ना, ये था अंडवाहिनी, था ना अंडवाहिनी, ये अंडवाहिनी अवरुद्ध यानी कि
ब्लॉक हो जाता है, किसी वजह से ब्लॉक, पॉलीसिस्ट बन गया, कुछ बन गया, ब्लॉक हो गया। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो ओवरी है, जो अंडाशय है, वो तो अंडाणु उत्पन्न करेगा, करेगा ना, लेकिन यहाँ से बाहर ही नहीं जा पाएगा। फिर इधर से आइए क्या काम है, कौन फायदा है, नहीं है, करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर चिकित्सक ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके, अब क्या किया डॉक्टर की, यहाँ से ही निकाल लिया, यहाँ से ही निकाल लिया अंडाणु, यहाँ से ही क्या किया, अंडाणु निकाल लिया, और क्या किया, मेल का शुक्राणु ले लिया, दोनों को लेकर लैब में मिलाकर एक, जो टेम्परेचर यहाँ पे सब कुछ मिलता है वो दे दिया, और लैब में ही उसको निषेचित करा दिया। निषेचन कहाँ करा दिया, लैब में करा दिया, वही बात बोल रहा है। कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अथवा इन विट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। यानी कि बाहर क्या हुआ, निषेचन हो गया, ठीक है। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज बनेगा, जाइगोट बन जाएगा, को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। पूरा एकदम पूरा कंडीशन देगा, जो माँ के गर्भाशय में जो कंडीशन मिलता है वही कंडीशन वहाँ पे दिया जाएगा, वही टेम्परेचर, वही प्रेशर, हर चीज़ वहीं दिया जाएगा, जिसके पश्चात उससे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। और फिर क्या किया जाता है, फिर ये जो गर्भाशय होता है, जो गर्भाशय यहाँ पे यहीं पे लाकर क्या किया जाएगा, इंजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित होता है, और शिशु क्या होता है, माता के गर्भाशय में ही पूरा तरह विकसित होता है। बस यह अवरुद्ध हो गया ना, इस चीज को करने के लिए ये चीज किया गया है, बाकी सब कुछ वैसा ही होता है। तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है, जैसे सब शिशु होता है वैसा ही होगा। इस तकनीकी द्वारा जन्मे शिशु को प्रखनली शिशु, माने इसको प्रखनली शिशु कहते हैं, क्योंकि इसका निषेचन कहाँ हुआ है, प्रखनली में हुआ है, ठीक है। यह एक मिथ्या मिथ्या माने झूठ नाम है, क्योंकि शिशु का विकास प्रखनली में नहीं होता है। मतलब ये कह रहा है कि शिशु का विकास प्रखनली में नहीं हुआ, शिशु का विकास कहाँ हुआ, माता के गर्भाशय में ही हुआ, लेकिन उसका निषेचन कहाँ हुआ, तो प्रखनली में हुआ। कहाँ पे हुआ, प्रखनली में हुआ, इसलिए इसको प्रखनली शिशु कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बाह्य निषेचन क्या होता है, क्या होता है बाह्य निषेचन, क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनल, पता नहीं इंग्लिश में लिखे थे नहीं लिखे थे, लिख देते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक वाला को, ठीक है। और यह है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कह रहा है कि प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक यानी शुक्राणु, मादा युग्मक यानी अंडाणु का मिलन या संलयन, मिलन या संलयन दोनों एक ही बात है, मादा शरीर के बाहर आमतौर पर पानी के माध्यम में होता है। कहाँ पे होता है, पानी में होता है। यह क्रिया मुख्य रूप से मछलियों, उभयचर, उभयचर का मतलब होता है ना जो पानी में धरती पर दोनों जगह रहता है, उसको उभयचर बोलते हैं, जैसे मेढक। इसमें नर और मादा दोनों अपने युग्मक एक साथ पानी में छोड़ते हैं। ऐसे भी होता है एक साथ भी छोड़ते हैं, कितना बार अलग अलग टाइम पर भी छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। मान लो यहाँ पे पानी है, पानी बह रहा है, यहाँ पे मादा मेढक आई, अपना जो है लार्वा छोड़ दी, अपना जो जो अंडाणु है उसको छोड़ दी, ठीक है। और फिर कहीं पर छोड़ दिया, जो नर है, नर मेढक जो है वो अपना जो है शुक्राणु कहीं पे छोड़ दिया, दहाते उहाते कहीं मिल गया इधर, तो हो सकता है कि निषेचन हो जाए और मेढक बन जाए, क्या
कितना बार क्या होता है कि दह जाता है, पता नहीं चला कितने गया, बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान भी होता है। ठीक है, तो इसमें भी कहा जाता है कि लाखों की संख्या में छोड़ा जाता है। यहाँ पे दिखाते हैं बाह्य निषेचन की प्रमुख बातें। स्थान, यह जलीय वातावरण या नम क्षेत्रों में होता है। नम माने नमी वाला, माने पानी वाला क्षेत्र में। उदाहरण, मछलियाँ, मेढक, स्टारफिश और कुछ शैवाल जो होते हैं उनमें बाह्य निषेचन होता है। बस आपको याद रखना है कि इसको मेढक को और मछली को याद रखिए, ज़्यादा अच्छा है। प्रक्रिया में क्या होता है, मादा बड़ी संख्या में अंडे पानी में छोड़ती हैं और उन पर उन नर उन पर शुक्राणु छोड़ता है। उसके बाद क्या होता है, निषेचन हो जाता है। ठीक है, नुकसान क्या है, युग्मकों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। बताया ना कि दह जाएगा, पता नहीं चला कहने गया, क्योंकि वे शिकारी जीवों या प्रतिकूल मौसम का शिकार बन सकते हैं। या ये छोड़ के गई तो कोनो आके खा गया, दूसरा कोनो आया जंतु खा गया उसको। लाभ क्या है, इससे अनुवांशिक विविधता बढ़ती है। मान लीजिए मेढक छोड़ के गया, दूसरा कोनो आके छोड़ दिया, हो सकता है कितना बार निषेचित हो जाए ओकरे से, फिर एक दूसरा जीव बन सकता है, कुछ अलग उससे बन जाएगा क्या। अब देखिए क्या लिखा है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर। आंतरिक निषेचन निषेचन शरीर के अंदर होता है जैसे मनुष्यों में, जबकि बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है। यही प्रमुख अंतर है इसमें। तो हम आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास किए, हर एक चीज को अच्छे ढंग से लिख कर प्रयास कर रहे हैं समझाने का। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बूझू क्वेश्चन पूछता है, बुक्स का ही है, कि जो है मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है। मुर्गी में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। मछली मेढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, पूछ रहा है क्यों देते हैं भाई, तो यहाँ पे पहली इसका आंसर दे रही है, यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है, वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं, अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। मतलब भगवान ने जो कितना अच्छे से बनाया है भाई, इनको बाहर कराना है तो ज्यादा छोड़वा दीजिए। ठीक है, ताकि कुछ तो बच जाएगा, कुछ खत्म हो जाएगा तो कुछ तो बच जाएगा नहीं। अब बुझो पूछता है, बुझो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है। इसी बात को हमें समझना है। ठीक है, कि एक एकल कोशिका कैसे एक बड़ा जीव बन सकता है। सबसे पहले इस फोटो को देखिए, ए नंबर दिया हुआ है, ए नंबर, युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास। युग्मनज कब बनता है, जब निषेचन होता है तो जो मादा युग्मक होता है और जो नर युग्मक जब दोनों मिलता है तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, और निषेचन के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं युग्मनज। तो चित्र ए में दिखाया गया युग्मनज कैसे बनता है, देखिए यहाँ पर जो है युग्मनज बना है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है चीज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बी में क्या दिया है, कोशिकाओं का पिंड। ठीक है, युग्मनज दिख रहा है, युग्मनज पहले एगो कोशिका था, यहाँ पे दिख रहा है एगो कोशिका था, फिर यहाँ पे एगो कोशिका था, यहाँ पे जो है यहाँ पर ही आकर फर्टिलाइज हो गया है। यहाँ पे देखिए एगो कोशिका था, एगो यहाँ से दो को बना, दो से तीन को, चार को बना, पांच को, छह को, यहाँ से और यहाँ पे आकर पूरा रोपित भ्रूण, पूरा एकदम भ्रूण बड़ा सा
जो बहुत ज़्यादा कोशिका हो गया है। यहाँ पी नंबर पे देखिए, कोशिकाओं का पिंड आवर्धित। भ्रूण का सी नंबर 1, भ्रूण का गर्भाशय में रोपण आवर्धित। आवर्धित माने मतलब माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है। आवर्धित का मतलब हुआ ना कि माइक्रोस्कोप से जो है बड़ा करके दिखाया गया, बहुत छोटा होता है, ठीक है, विकसित होता है भ्रूण। देखिए इसी चीज को जो है, इसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। गर्भाशय भित्ति माने गर्भाशय का दीवार दिखाया गया, मतलब इसी दीवार से सटा हुआ रहता है ये चीज, ठीक है। समझ में आया होगा, आशा करते हैं। चलिए अब आते हैं, पढ़ते हैं लिखा क्या है। भ्रूण का परिवर्धन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित होता है, ठीक है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। मैंने युग्मनज पहले एक कोशिका का बना हुआ था, ठीक है, दो कोशिका मिला था, वो मतलब दोनों मिलकर एक हो गया था। फिर दोनों अब क्या हो रहा है, वहां से विभाजन शुरू हो रहा है और बहुत सारा कोशिका में बन रहा है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्धित हो जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। मतलब जो बदल रहा है ना, जो बन रहा है, पहले एगो था, एक से दो गो, अब कुछ विकसित हो गया। क्या लिखा है कि भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। भ्रूण क्या होता है? गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाता है, माने इसी के दीवार से सट के विकसित होता रहता है भ्रूण। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं, ठीक है। अब आता है कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भ कहलाता है। यानी गर्भ में क्या होगा, हर एक चीज का पहचान हो जाएगा, हर एक हाथ पैर का। ये 5-6 महीना के आसपास होता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। जब पूरी तरह विकास हो जाएगा तब जाके बच्चा जन्म लेता है। देखिए यहाँ पे ऐसे करके उल्टा रहता है ना, ये उल्टा रहता है बच्चा, माथा नीचे रहता है। और ये इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? इस वाला पाइप को प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ से दीवार से जुड़ा रहता है, गर्भाशय का जो दीवार से जुड़ा रहता है, और पूरा जो सप्लाई होता है, जो भी पोषक तत्व है जो है, उनका सप्लाई इसी प्लेसेंटा से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, पूरा बात खत्म हो गया। गर्भ किसको कहेंगे? जब पूरा तरह विकसित हो जाएगा तो गर्भ कहेंगे। भ्रूण कब कहेंगे? जब कोशिका का विभाजन हो रहा है, ठीक है, और ऊतक अंग ये सब हल्का हल्का बन रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? भ्रूण बोलेंगे, ठीक है। आज जब सब कुछ पहचान में आ जाएगा, हर एक अंग पहचान में, क्या बोलेंगे? गर्भ कहेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। अब कुछ बातें यहाँ पे हैं। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चे को जन्म देती है? ना भाई, नहीं देती है। क्या आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चे को जन्म नहीं देती, तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं? आइए पता लगाएं। आगे पढ़ते क्या लिखा? निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है। इसमें मुर्गी में जैसे मानव में होता है, शुरू का प्रोसेस वैसे ही होता है। बाकी क्या होता है, जब निषेचित हो जाता है, मतलब जब नर का युग्मक और मादा का युग्मक मिल जाता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, निषेचन हो गया, ठीक है ना। अंडाशय है पूरा का पूरा, इस यहाँ से अंडा निकला, यहाँ से पूरा स्पर्म पहले आया, निषेचित हो गया। अब निषेचित होकर बाहर निकल रहा है ना, यहाँ पर आने के लिए क्या यही बात कह रहा है कि अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित
परत चढ़ती जाती है। मतलब मुर्गी में ऐसा सिस्टम है कि उस पर एक सुरक्षित परत चढ़ जाता है। ठीक है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाले कठोर कवच में ऐसी ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मतलब जब पूरा तरह से वो वाला परत बन जाता है, जो खोपड़िया होता है अंडा का, वो बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, मुर्गी क्या करता है, अंडा को बाहर छोड़ देता है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह लगता है। कितना समय लगता है? 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी के उस मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। बोलते हैं लोग कि अंडा को से रही है, उसको गर्मी देती रहती है हमेशा। ठीक है। तब जाके उसमें चूजा बनता है, तब चूजे का डेवलपमेंट अंदर होता है। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इसी अवधि में होता है? मतलब जब वो बैठ कर उसको सेती है ना, जब उस मायन करती है उसको, तबे उस पर क्या होता है, उसमें अंदर चूजा का विकास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मानव में क्या हो रहा है कि अंदर ही बच्चा का पूरा तरह विकास हो जा रहा है ना, पूरा तरह विकास हो जा रहा है बच्चा का अंदर ही। वैसे मुर्गी में नहीं हो रहा है। मुर्गी में पहले जाइगोट बन गया, ठीक है, आज जाइगोट बन के जब ऊपर परत बन गया उसको बाहर छोड़ दी। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कौन के प्रस्फुटन यानी फूटने के बाद चूजा बाहर आ जाता है। ठीक है। चूजा क्या होता है? बाहर आ जाता है। अब निकला यहाँ पे, बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। ठीक है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंड जो अंडोजोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेढक और अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। तो जब निश्चित हो जाता है तो वहां से उनका विकास होता है, मेढक उडक का, फिर तैरते रहते हैं ससुरे। चलिए आगे आते हैं। अब दो चीजें आएंगी, एक आएगा भीभी पेरस, जरायुज जंतु। परिभाषा, जो सीधे अपने शिशु को जन्म देते हैं, उनके शरीर के अंदर भ्रूण का विकास होता है। उन्हें क्या कहते हैं? भीभी पेरस कहते हैं, जरायुज कहते हैं। उदाहरण क्या है? मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चमगादड़, व्हेल। ठीक है। जो सीधा शिशु को जन्म दे रही है। अब आ रहा है अंड प्रजक। अंड प्रजक क्या है? अंड प्रजक जंतु यानी ओवीपेरस एनिमल्स, जो अंडे देते हैं और शिशु अंडों से बाहर निकलते हैं। मतलब अंड प्रजक जंतु उसको बोलते हैं जो पहले अंडा दे देगा, फिर अंडा से क्या होगा, शिशु बाहर निकलेगा। जैसे मुर्गी, मछली, पक्षी, सांप, छिपकली, मेढक, तितली, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। मुख्य अंतर देखते हैं दोनों में क्या है। मुख्य अंतर जो है, जरायुज जंतुओं में भ्रूण का विकास मां के शरीर के अंदर होता है। ठीक है। जबकि अंडप्रजक जंतुओं में भ्रूण का विकास अंडे के अंदर शरीर के बाहर होता है, जिसे मां ऊष्मा देती है। ठीक है। तो अंडप्रजक में क्या होता है भाई, अंडा के अंदर ही शरीर का विकास होगा लेकिन शरीर से बाहर होगा। ठीक है। इससे मां क्या करती है, अपना ऊष्मा देती है, तब वो ऐसा होता है। अब आते हैं मेढक में कायांतरण। मेढक में कायांतरण पे बात करते हैं, यानी इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा टैडपोल या लार्वा तेजी से शारीरिक परिवर्तनों के साथ एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। यह पानी में रहने वाले गलफड़े वाले लार्वा को फेफड़ों वाले स्थलीय वयस्क में बदलता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे कि आप देखे होंगे मछली में क्या होता है, गलफड़ा होता है, लेकिन मेढक में दोनों चीज होता है, गलफड़ा भी होता है और फेफड़ा भी होता है। इससे क्या होता है कि मेढक पानी में रहता है तो गलफड़ा से सांस ले लेता है, और जब धरती पे आता है तो फेफड़ा से सांस ले लेता है। मछली में सिर्फ गलफड़े होते हैं, इसलिए मछली बाहर आती है तो मर जाती है।
सांस नहीं ले पाती है, ठीक है। और जो इसका फेफड़ा होता है किससे कंट्रोल होता है, थायरोक्सिन हार्मोन से कंट्रोल होता है। एक बार इनका जीवन चक्र देख लेते हैं। सबसे पहले मेढक था, बड़ा वाला मेढक था, अंडा दे दिया यहाँ पे, अंडा दिया यहाँ पे, अंडा है, अंडा निषेचन हो गया, दूसरा मिलोल के आरंभी टैडपोल बन गया, ऐसा वाला मछली जैसा दिख रहा है। फिर विकसित हुआ बाद का टैडपोल, फिर विकसित होकर क्या बन गया, वयस्क बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही इनका जीवन चक्र चलता रहता है, मेढक का जीवन चक्र। अब एक डॉली जो है, डॉली की कहानी दिया हुआ है, एक क्लोनिंग पे बेस्ड है। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है कि एक कोई है, किसी नस्ल का है, एक किसी नस्ल का जंतु है, उसमें क्या किया, दूसरे नस्ल के जंतु को उनका क्या किए, मिला दिए। मान लीजिए कि यहाँ पे मादा का नस्ल कुछ और है, मादा का निकाले जो अंडाणु है, मादा के अंडाणु निकाले किसी और नस्ल का, और नर का शुक्राणु किसी और नस्ल का निकाले, दोनों को मिला दिए, और दोनों का जब निषेचन होगा तो कुछ दूसरा बन जाएगा, बनेगा ना, दूसरा कुछ बन जाएगा, वही बात कहा जा रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है इसी चीज को, इसको क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम खच्चर बनाते हैं, खच्चर, ठीक है। खच्चर में क्या होता है, खच्चर में क्या होता है कि खच्चर बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि गधा और घोड़ा, ठीक है, दोनों को क्रॉस करा के बनाया जाता है। मतलब जैसे कि गधा का लिया गया, गधा का ले लेंगे अंडाणु, और घोड़ा का ले लेंगे शुक्राणु, दोनों को मिला देंगे, क्या बनेगा, खच्चर बनेगा। तो वो क्या होता है, मजबूत भी होता है, तेज भी दौड़ता है, अच्छा काम भी करता है। गधा को देखते हैं बहुत काम करता है, लेकिन तेज नहीं चलता है, घोड़ा तेज चलता है। तो क्लोन क्या है, आते हैं किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। क्लोनिंग क्या कहलाती है, कृत्रिम रूप से, यानी कि आर्टिफिशियल रूप से उसको करना, पूरा प्रोसेस जो नेचुरली हो रहा था। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मेट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में किया। कहाँ पे किया, रोजलिन इंस्टीट्यूट में, कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में है। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। 6.13 में देखिए, डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था, पहला स्तनधारी था जो क्लोनिंग द्वारा बनाया गया था। देखिए डॉली के बारे में, यही है डॉली बेचारी। ये फिन डॉर्सेट भेड़ है, स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव है, लेकिन इसका मुंह करिया है, दोनों को मिला देखिए मुंह हुआ उजर। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़, ये है मादा, की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईबी से, ठीक है, एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। यहां से अंड कोशिका लिया गया। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ तथा अंततः डॉली का
जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईब ने डॉली को जन्म दिया था, ठीक है, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी। मैंने क्या किया गया कि इसके जो है ना, इसका स्तन ग्रंथि से एक कोशिका निकाला गया। कोशिका में केंद्रक होता है, यहाँ से इसके केंद्रक को बाहर निकाला गया। इसका एक अंडाणु निकाला गया, ठीक है, अंड कोशिका, यहाँ पे अंड कोशिका निकाला गया इसका, और इसके अंड कोशिका से जो केंद्रक था उसको बाहर कर दिया गया, और इसका जो केंद्रक है इसके अंदर डालकर, ठीक है, इसके अंड कोशिका में डालकर, और क्या किया, फिर से इसको इसके अंदर इम्प्लांट कर दिया गया। फिर उसका पूरा विकास उकास हुआ, फिर डॉली का जन्म हुआ तो देखा गया इसका मुंह करिया था ना, तो जन्म यही दी थी, लेकिन इसका जो बच्चा हुआ उसका मुंह करिया नहीं रहा, उजर हो गया। फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था, क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईब के केंद्रक को अंडकोशिका से हटा दिया गया था। अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफेस ईब का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। इसलिए भी कहा जाता है ना कि जो कोशिका होता है ना, उसका जो केंद्रक होता है ना, उसी में पूरा इंफॉर्मेशन होता है, पूरा इसका ब्रेन होता है। क्या होता है? ब्रेन होता है, कोशिका का ब्रेन होता है केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? कोशिका का ब्रेन होता है। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ा का रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ ही जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय उनकी विकृतियां होती हैं, ठीक है, तो वो सक्सेस हुआ। उसके बाद बहुत सारा प्रयास किया गया तो सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। तो डॉली की यही कहानी है। इसमें आपको पता ध्यान क्या रखना है कि क्लोनिंग क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि बनाया कौन था, तो इयान बिलमेट बनाए थे। कहाँ बनाए थे? तो एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में बनाए थे, ठीक है। डॉली का जन्म कब हुआ था? तो 5 जुलाई 1996 को हुआ था, ठीक है। इसमें किया क्या गया था? तो स्कॉटिश स्कॉटिश ब्लैकफेस ईब के अंड कोशिका में फिन डॉर्सेट का केंद्रक डाल दिया गया था, ठीक है। उसके बाद से डॉली का विकास कहाँ हुआ था? तो इसी में हुआ था, ब्लैकफेस ईब में ही हुआ था। डॉली का मृत्यु कब हुआ? तो 14 फरवरी 2003 को हुआ। डॉली का मृत्यु किस वजह से हुआ? तो फेफड़ा के रोग से हुआ, ठीक है। बस अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो अभ्यास के प्रश्न है उनको देखते हैं। सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो सजीवों के लिए जनन प्रोडक्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखता है, प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाता है और पीढ़ियों के बीच आनुवंशिक गुणों को स्थानांतरित करता है। मतलब एक से दूसरे में पहुंचाता है। इसके बिना सभी जीव मर जाएंगे और प्रजातियां समाप्त हो जाएंगी। बहुत शॉर्टकट में बहुत सही बात लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। ऊपर से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी हमने लिख कर रखा है, देख लीजिए। मनुष्यों में निषेचन एक आंतरिक प्रक्रिया है, आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है, जो मुख्य रूप से मादा के फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में होती है। इस प्रक्रिया में संभोग के दौरान छोड़े गए नर शुक्राणु लाखों की संख्या में होते हैं और मादा अंडाणु यानी ओभम का संलयन यानी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं,
शुक्राणु अंडाणु की झिल्ली को भेद कर अंदर प्रवेश करते हैं। तो अंडाणु जो था ना, ये इसके झिल्ली को छेद कर कहाँ आते हैं, अंदर आता है, जिससे वह मिलकर एक द्विगुणित युग्मनज, मतलब द्विगुणित का मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसमें जैसे कि इनके पास भी कुछ गुण था, जैसे मादा का कुछ गुण था और नर का कुछ गुण था, दोनों मिला ना, क्योंकि दोनों का केंद्रक मिल गया। युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं जो आगे भ्रूण विकसित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। 3 नंबर, सर्वोचित उत्तर चुनिए। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर नहीं, नर के शरीर में नहीं, नर के शरीर के बाहर नहीं। 6 नंबर, एक टैडफोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह कहलाता है कायांतरण। ठीक है, निषेचन नहीं कहलाता। निषेचन तो होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं। रोपण क्या होता है कि ये रोपण जो होता है ये आईवीएफ में होता है कि बाहर बना लिया गया, निषेचित कर लिया गया और फिर क्या हुआ, मादा के गर्भाशय में डाल दिया गया। मुकुलन, मुकुलन तो होता है कि यह एक अलैंगिक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, मुकुलन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक एक कोई था, एक था उसमें को थोड़ा सा निकल गया, फिर बड़ा होकर, जैसे कि हाइड्रा में होता था। 9 नंबर, युग्मनज, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है कितनी, एक। कितनी होती है, एक होती है। युग्मनज जो होता है उसमें केंद्र कितना पाया जाता है, एक पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्न कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, संकेतिक कीजिए। TF ट्रू फॉल्स लिखना है। ठीक है, गलत से भी लिख दो। अंडप्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, गलत है। प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका होती है, सही है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, यानी बाहर होता है, सही है। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीव का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है, ये भी सही है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका है, एकल कोशिका है, सही है, भी सही है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन का, अमीबा मुकुलन द्वारा करता है कि विखंडन द्वारा करता है, तो ये गलत है। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। अलैंगिक जनन में निषेचन कहला होगा, निषेचन के लिए क्या चाहिए, नर और मादा। अलैंगिक दोनों है नहीं, ये भी गलत है। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, हाँ ये सही है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, ये भी सही है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, भ्रूण एकल कोशिका का होता है नहीं, जैसे कि जाइगोट बनता है यानी युग्मनज बनता है, वो एकल कोशिका का होता है। उसके बाद जो है ये लगता है डिवाइड होने, बहुत सारा बनता है, बहुत सारा कोशिका बनता है, सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, भ्रूण। ठीक है, भ्रूण बोलते हैं। और जब भ्रूण विकसित हो जाता है, जब इसका हाथ पैर सब दिखने लगता है, क्या बोलते हैं, गर्भ। क्या कहते हैं, गर्भ। चलिए क्वेश्चन पे पूछ दिया है, युग्मनज और गर्भ में 2 विभिन्नताएं दीजिए। युग्मनज और गर्भ में 2 प्रमुख विभिन्नताएं हैं। कोशिका संरचना के आधार पर देखते हैं, युग्मनज एकल कोशिका है, जबकि गर्भ का विकास होने पर वह अनेक कोशिकाओं मल्टी सेलुलर से बना होता है। विकास के चरण पे बात करते हैं। युग्मनज निषेचन के तुरंत बाद बनने वाला पहला चरण है, वहीं गर्भ भ्रूण जो है, गर्भ भ्रूण विकास का वह चरण है जो युग्मनज के लगातार विभाजन से बनता है और इसमें शरीर के अंगों को पहचाना जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है, तो मादा के गर्भाशय
में भ्रूण का रोपण इम्प्लांटेशन होता है, जहां निषेचन के बाद भ्रूण गर्भाशय के भीतरी दीवार में चिपक जाता है और गर्भाशय शुरू होती है। अगला आते हैं, कायांतरण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कायांतरण किसे कहते हैं, किसमें होता है, बेटक में, किसमें होता है, बेटक में। तो कायांतरण मेटामॉर्फोसिस वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अंडे या जन्म के बाद अपनी शारीरिक संरचना में बड़े और तेजी से बदलाव करके एक अलग रूप धारण करता है। ठीक है, जैसे बताया था ना पूरा मेढक का जीवन चक्र, वो भी यहाँ पे दिखाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मेढक पानी में रहने वाले टैडपोल मछली जैसा दिखने वाला से जमीन पर रहने वाले वयस्क मेढक का बनना कायांतरण है। तितली में देखिए, अंडे से इल्ली यानी लार्वा, फिर प्यूपा, कोकुन और अंत में उड़ने वाली तितली में बदलना क्या है, कायांतरण है। यानी शरीर में परिवर्तन हो जा रहा है, नहीं आवश्यक परिवर्तन। आंतरिक निषेचन क्या होता है। आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए, अंतर बताइए। तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में मुख्य अंतर युग्मकों के मिलने के स्थान का है, युग्मक कहाँ मिलेगा। आंतरिक निषेचन में नर और मादा युग्मक मादा के शरीर के अंदर मिलते हैं, जो स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृप, सरीसृप उसको बोलते हैं जो रेंग कर चलते हैं, सरीसृप में होता है। वहीं बाह्य निषेचन में निषेचन शरीर के बाहर आमतौर पर पानी में होता है, जो मेढक, मछली जैसे जलीय जीवों में आम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन नंबर 10, बाईं से दाईं ओर देखिए। यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं, क्या कहलाता है उस, अंडाशय। एक नंबर, बाएं से दाईं तरफ अंडाशय। 3, वृषण में उत्पादित होते हैं, क्या, शुक्राणु। हाइड्रा का अलैंगिक जनन है 4 नंबर, मुकुलन। मुकुलन ऊपर से नीचे की ओर, यह मादा युग्मक है, 1 नंबर कहने गया, अंडाणु। नर और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है, 2 नंबर, ऊपर से नीचे दोनों, निषेचन। एक अंडप्रजक जंतु जो अंडा देती है, क्या है भैया, मुर्गी। ठीक है, इस तरह जो है हमने आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर आपने पूरा सेशन देखा इसके लिए आपको थैंक्स। बाकी अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी दोस्तों में लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बाकी सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।